हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट एलेट क्लैट पीजी एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखूंगा और आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इसमें आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन सी रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मामला ये है कि भाई आपके घर के सामने जो है नगर पालिका वाले जो हैं वो गड्ढा खुदा हुआ है, वो सही नहीं करा रहे हैं, कोई पर्सनल आपसे राइवलरी जो है वो निभा रहे हैं। तो अब आपको भाई आपके राइट्स जो हैं वायलेट हो रहे हैं। तो भाई आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो फिर अब आपने सोचा कि चलो यार मैं फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं रिट फाइल करता हूँ। तो आप जो है आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे रिट फाइल करते हैं। तो भाई कौन सी रिट फाइल करनी है यहाँ पे ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, बहुत दिमाग लगाइएगा, गलत आंसर मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। क्लैट यूजी 2023 के मॉक टेस्ट ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है, तो अगर कुछ आपको अलग लगता है तो उसका जवाब फिर एक्सप्लेन करके दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है मुझे बताइएगा। क्लैट यूजी 2023 के मॉक टेस्ट हमारे आप ले सकते हैं, क्लैट पीजी 2023 के मॉक टेस्ट आप हमारे ले सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है अचीवर्स बैच के नाम से, अब सिर्फ 5999 उसका कॉस्ट है। क्लैट यूजी 2023 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 11,999 इसका कॉस्ट हो चुका है। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच चल रहा है, आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। एनएलसेट 2023 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, एनएलसेट 2024 के लिए भी हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स घर पे मंगा सकते हैं जिसमें कि आपको बुक्स प्लस मॉक्स क्लैट यूजी के लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें में इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल करने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं उसकी डिटेल ले लीजिए, डेमो क्लास देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो वहाँ से आप इनरोल कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी टीम का, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो देखिए ये हमारा आज का एडिटोरियल का पेज है जिसमें सबसे पहले एक आर्टिकल ऊपर दिख रहा है कि डेथ पेनल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस हमारे काम का नहीं है। इस पर्टिकुलर पेज में ना दो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है ये आपका एक्सप्लोजिव अफेयर वाला और दूसरा है एट COP27 मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर जो भी हमारे द हिंदू से न्यूज़ निकल के आएंगी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। एट COP27 मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो COP27 से रिलेटेड एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ पे हमने COP27 के बारे में भी जाना था और जो पीछे कोप हो चुके हैं उनके बारे में भी जाना था। आज फिर हम उसको रिपीट करते हैं, फिर हम आएंगे COP27 के ऊपर। तो चलिए फिर सबसे पहले देखिए जानते हैं UNFCCC के बारे में। पूरा बेस से लेके चलते हैं, स्क्रैच से लेके चलते हैं, एंड तक करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइंड इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। आप कहोगे सर आपने तो ये ऐसे पढ़ दिया, क्या है? तो देखो भाई UNFCCC की फुल फॉर्म जानी है आपने। 1992 में ये साइन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? अर्थ समिट, रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप जानते हो, वहाँ पे हुआ था। इंडिया जो है वो ऐसी कंट्रीज़ में से एक है जिसने कि कोप को कभी ना कभी होस्ट किया हुआ है, जो कि तीनों जो रियो की कन्वेंशंस होते हैं, जैसे क्या कन्वेंशंस होते हैं, एक होता है आपका क्लाइमेट चेंज वाला जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, फिर एक होता है बायोडाइवर्सिटी वाला, और तीसरा जो होता है वो लैंड वाला होता है जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों वाले समिट भारत उन कंट्रीज़ में से है जिसने ये तीनों होस्ट कर रखे हैं। ठीक है, चलिए। UNFCCC जो है वो एंटर इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994 और रेटिफाइड किया गया है 197 कंट्रीज़ के द्वारा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 21 मार्च 1994 को एंटर हुआ था, फोर्स में आया था, और 197 कंट्रीज़ के द्वारा रेटिफाइड किया हुआ है। ये छोटे छोटे देखो जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता तो हम फंस जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। यही जो UNFCCC है यही पेरेंट ट्रीटी है 2015 के, जो पेरिस एग्रीमेंट की काफ़ी हम सुनते हैं। 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का नाम, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था उसकी भी पेरेंट ट्रीटी जो है वो UNFCCC ही है।
यूएनएफसीसीसी का जो सेक्रेटरीट है वो है यूनाइटेड नेशन की एक एंटिटी है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो बना हुआ है बोन, जर्मनी के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई इतने में दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, बहुत फैक्ट्स की बातें हैं। अब थोड़ा सा कोप के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कोप? हम सर कोप कर रहे हैं, ये कोप है क्या? तो देखो, जो कोप है ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यूएनएफसीसीसी की। कोप जो है वो हर साल मिलता है। अगर आप देखो तो मोस्टली इनको मिलना बोन में होता है, लेकिन अगर कोई पार्टी जो है वो ऑफर करती है कि हम होस्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे ये होता है। 1995 में पहली बार कोप की मीटिंग हुई थी बर्लिन, जर्मनी के अंदर। कोप का ऑफिस का जो प्रेसिडेंट है वो नॉर्मली रोटेट होता है। रीजनल ग्रुप्स बने हुए हैं यूनाइटेड नेशन के उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबिया, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो इनके बीच में रोटेशन से प्रेसिडेंसी जो है वो चलती रहती है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जो आपके मतलब स्टेट के होते हैं, मतलब स्टेट मतलब कंट्री के होते हैं, वही वहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोप, कुछ ऐसे कोप जो सिग्निफिकेंट रहे हुए हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो कोप फर्स्ट बर्लिन, जर्मनी 1995 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का बहुत नाम आता है, 1997 में ये हुआ था। इसमें ये चीज़ आई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको टारगेट मिला था कि भाई रिडक्शन टारगेट जो हैं, एमिशन टारगेट जो हैं उसको रिड्यूस करो। 2002 में कोप 8 न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद 2015 में कोप 21 पेरिस में हुआ था, टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2.0 सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स एंड एंडेवर देन टू लिमिट दैम इवन मोर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। It requires rich nations to maintain USD 100 billion a year funding pledge beyond the year 2020। तो ये कोप 21 या पेरिस एग्रीमेंट हम बहुत सुनते हैं, तो वो यही है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी रिगार्डिंग कोप। अब इतने कोप के बारे में हो गया। अब कोप 27 बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि अभी होने वाला है इसी मंथ, तो नवंबर में। तो आपके एग्जाम से पहले भी हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, जब कोप पे कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 27 पे आएगा, पीछे वाले भी आएंगे, और जो भी यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा वो भी हम लोग सेशन में आगे देख लेंगे, तो परेशान होने की बात ही नहीं है। तो 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कोप 27 जो है ये होने वाली है शर्म इल शेख, इजिप्ट में। ये देखिए अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप देख सकते हैं इजिप्ट कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये इजिप्ट में हो रही है, शर्म इल शेख करके जगह है वहाँ पे। कोप 27 जो है ओरिजिनली होनी थी 8 से 20 नवंबर 2021 के अंदर, लेकिन कोविड एंड एवरीथिंग की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। और कोप 26 जो है वो पीछे शेड्यूल थी, तो फिर वो 2021 में आपकी जाके हुई थी। और कोप 27 विल जो है वो फिर 6 to 8 नवंबर 2022 में आके शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, कोप 26 वॉज रिशेड्यूल फ्रॉम नवंबर 2022 टू नवंबर 2021। इसीलिए 2022 में अब आपका 27th हो रहा है। अगला कोप बताओ कहाँ पे होने वाला है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अबू धाबी ने जो है वो कहा है कि भाई दे वांट्स टू होस्ट द सेशन। अब कंफर्मेशन है नहीं है, अभी ये नहीं पता, बट हाँ प्रोबेबली वहीं पे हो जाएगा। इसके अलावा कोप 27 से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर आपसे पूछ लें कि प्री कोप कहाँ पे हुआ है, प्री कोप काइंड ऑफ जैसे देखो क्या होता है, वेडिंग होती है, प्री वेडिंग शूट, मतलब शादी से पहले। तो कोप में मीटिंग होनी है, उससे पहले एक प्री कोप हो रहा है जहाँ पे मीटिंग होगी मिनिस्टर्स की इसी से रिलेटेड मैटर्स पे। तो वो कहाँ हो रहा है? वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में हुआ है। और कोप कहाँ पे हो रहा है? कोप 27 ये आपका शर्म इल शेख, इजिप्ट में हो रहा है। दोनों कनेक्ट करके पढ़ना, भूलना नहीं, आ जाएगा क्वेश्चन तो ये भी फंस सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें एक एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमने यूएनएफसीसीसी के बारे में जाना, इनकी पूरी कहानी जानी, हमने कुछ प्रोटोकॉल्स जो फेमस थे वो जाने, सेक्रेटरीट के बारे में जाना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ कोप क्या होता है वो हमने जाना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हमने 27th सेशन ऑफ जो है कोप कहाँ पे हो रहा है वो देखा। इवन 28th भी जो है वो अबू धाबी में होना है, ऐसा उम्मीद है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये वाली चीज़ें, ठीक है। इजिप्ट की लोकेशन ये देख लो। देखो जब भी किसी कंट्री के बारे में करंट अफेयर में न्यूज़ पढ़ा करो ना, तो उसको लोकेशन ट्रेस कर लिया करो। उससे क्या रहता है ना, देखो हमारी जो दिमाग होती है वो पिक्चरग्राफी मेमोरी स्ट्रांग होती है। आप देखो कोई मूवी देखते हो, आप नहीं भूलते हो, लेकिन हम बुक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं।
तो यही होता है, जब देखो ये मैप आपके दिमाग में रहेगा ना, तो अब आपसे कोई लोकेशन पूछेगा तो आपको याद आएगा कि हाँ यार सर ने बताया था कि ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पे इजिप्ट है, तो इजिप्ट में कोप 27 हो रहा है। अब 27 कोप इजिप्ट में भी कहाँ पे हो रहा है, तो आप याद कर लो जहाँ पे शर्मा जी रहते थे, ठीक है, शर्मिल शेख, ऐसे याद कर लो यार कि भाई कोप कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट में, जहाँ शर्मा जी रहते थे। मतलब देखो अपने तरीके से बना सकते हो, आपको डायरेक्ट याद हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन इन दी एंड मैटर ये करता है आपको याद करना है, ठीक है, वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अगला आर्टिकल है एक्सप्लोजिव अफेयर। हुआ क्या, एक बहुत ही दुखद घटना तमिलनाडु में देखने को आ रही है। कोयम्बटूर में पहले भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है 90s में, और अभी रिसेंटली ना एक आप कह सकते हो कि एक प्लान था काफ़ी बड़ा लेवल पे ब्लास्ट करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देखिए हुआ क्या, थोड़ा सा कहानी है हम आपको बता देते हैं। पहले एक बार ये देख लो, ये ब्लास्ट जो हुआ है पूरा, एक कार थी, उसमें बॉम्ब लेके, मतलब एक्सप्लोजिव्स लेके एक बंदा जा रहा था, बट कार के अंदर जो है सिलेंडर फट गया, इसकी वजह से वो फट गई और जो टारगेट जहाँ पे उनको जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाए, ठीक है। आज ग्राउंड जीरो भी इस पर निकला हुआ है। अब इस पर बहुत सारी थ्योरीज भी आ रही हैं, वो भी आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैटर देखते हैं। देखो मैटर हुआ ये है कि एक टेम्पल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है कोयम्बटूर में, वहाँ पे एक कार ब्लास्ट हो गई है, और वहाँ पे उस कार के अंदर एक्सप्लोजिव्स और भी थे, लेकिन ये जो कार अब ब्लास्ट हो गई ना, वो इसलिए हो गई कि जो गैस का सिलेंडर होता है गाड़ी के पीछे वो फट गया, तो इसी वजह से वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। लेकिन पर्पस कुछ और था जिसकी वजह से उसको लेके जाया जा रहा था। जमीशा मुबीन करके जो बंदे हैं वो इसमें उनका नाम आया है, इनके अलावा इनके और भी जो 8 हैं उनको भी इसमें पकड़ लिया गया है। जमीशा मुबीन को हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2019 से अपने रडार पे रखा हुआ था, इनको IS का सिंपैथाइज़र की तरह देखा जा रहा था, तो ये वाली चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ ये देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, और कुछ कुछ जब ऐसी न्यूज़ पढ़ने में आती है तब ऐसा ऐसा लगता है कि यार UAPA जो है लॉ वो ज़रूरी भी है। हम लोग बहुत बार क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि भाई ऐसे लॉ ज़रूरी नहीं है, लेकिन है। अब देखिए 2019 में इनको अगर NIA ने पकड़ा था तो कुछ रीज़न से पकड़ा था, पर फिर छोड़ना पड़ा होगा, वही जो सारी ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग होती है। अब ये ब्लास्ट अगर हो जाता, काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, तो फिर लगता है ना कि 2019 में अरेस्ट करके रखते तो आज तक ये नौबत ही नहीं आती। तो वो वाली चीज़ होती है कि हम लोग ना कॉइन का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते हैं, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये था, बेसिक चीज़ें हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आई है, इसी के नेक्स्ट पेज में एडिटोरियल के सैटरडे में जो आती है उसमें पूरी कहानी ये लिखी हुई है। इसमें देखिए 2-3 थ्योरीज निकल के आ रही हैं। पहला ये निकल के आ रहा है कि वो बंदा जो है कार में सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए जा रहा था कि मैं भी मर जाऊँगा, क्योंकि उस बंदे की व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर जो है वो ये कहती है कि इफ़ द न्यूज़ ऑफ माई डेथ रीचेज यू, फॉरगिव माई मिस्टेक्स, हाइड माई शॉर्टकमिंग्स, टेक पार्ट इन माई फ्यूनरल राइट्स एंड प्रे फॉर मी। एक दूसरी थ्योरी इस पे ये बता रहे हैं कि भाई, ये कौन बता रहा है, ये ग्राउंड जीरो में पढ़ा है मैंने, मैं उसी हिसाब को बता रहा हूँ। दूसरी थ्योरी ये बता रहे हैं कि यार उस बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, तो जो बाकी टेररिस्ट के जो इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने इसको मार डाला। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। UAPA गेव एन इम्पुटस टू फाइट अगेंस्ट टेरर, मोदी जी। अभी मैंने आपको बोला, ये न्यूज़ से ही कनेक्ट करके बोला था। अभी देखो क्या हो रहा है, स्टेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है फरीदाबाद में ही मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। कल बातचीत हो रही थी, उस पर अपनी एड्रेस कर रहे थे कल। तो उन्होंने ये बोला कि UAPA जो है ना, ये सरकार को एक काफ़ी बड़ा टूल देता है, हथियार देता है टेरर से लड़ने के लिए, और ज़रूरी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसके बाद प्रैग्मेटिक इन पिकिंग वाइजाग एज कैपिटल, जगन। तो देखिए आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल वाला जो मैटर है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको पता है कि इनकी हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, मैटर सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। क्या है आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल मॉडल? वैसे तो आई होप कि हमने बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है, आपको पता होगा, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी ऑन माई पेन, ठीक है। तो देखिए अमरावती में आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना जो है 2 स्टेट बन गए थे। हैदराबाद पहले इनकी कैपिटल होती थी, लेकिन अभी 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल कर दी गई थी, और आंध्र प्रदेश को कहा गया था कि 10 साल के अंदर आप अपनी कैपिटल बना लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में आई थिंक जो कमेटी का नाम था वो श्री कृष्णा कमेटी थी, कंफर्म कर लेना ये, जिसने रिकमेंडेशन दिया था 3 कैपिटल का। तो एक आपकी जगह है यहाँ पे अमरावती, ये है आपकी कुरनूल, और ये है विशाखापट्टनम, ठीक है।
तो देखिए जो रेड्डी साहब से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ना अमरावती को डिसाइड किया था कि यार दिस विल बी आर कैपिटल। तो इन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट और सारी चीज़ें अमरावती में कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, रेड्डी साहब आए तो ये एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे उनके द्वारा अमरावती ही करा गया था 99.9% शोरूम में, 0.1% थोड़ा सा डाउट है, देख लेना। तो वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपके नोट्स में होगा, देख लेना। अमरावती के उन्होंने कहा तो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बना ली। फिर सरकार चेंज हो गई, रेड्डी साहब आ गए। तो रेड्डी साहब आ गए, उन्होंने कहा कि यार अमरावती तो अब उसके नाम से जाना जाएगा क्योंकि उसने डेवलपमेंट कराया है, तो लो मैं भी कुछ करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 3 कैपिटल बनाने की बात करी, कुरनूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। देखो मल्टीपल कैपिटल्स अच्छी चीज़ होती है। अच्छी चीज़ क्यों होती है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम रहता है। जैसे आज की डेट में आप इंडिया को देख लो, भाई हमारी कैपिटल दिल्ली है, तो बहुत बार ये आरोप लगता है कि साउथ वाले नॉर्थ वाले छूट जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाले छूट जाते हैं, सारी सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ें यहीं हैं। तो अगर यहाँ भी एक कैपिटल होती, कुछ काम यहाँ होता, कुछ काम यहाँ होता, तो डेवलपमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज रहता, सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं रहता। तो ये एक अच्छा मॉडल होता है। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल मॉडल है, वहाँ पे 3 कैपिटल कौन कौन सी हैं, ब्लोमेफोंटीन और प्रिटोरिया एंड आई थिंक जोहान्सबर्ग, यही है ना। तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर 3 कैपिटल मॉडल आया था। तो इसको लागू करने के लिए अब क्या करना था कि देखो अमरावती में पहले ना तीनों चीज़ बन गई थी। क्या बन गई थी, ये लेजिस्लेटिव का भी सिस्टम हो गया था, जुडिशरी का भी हो गया था, एग्जीक्यूटिव का भी हो गया था। अब इन्होंने कहा नहीं भाई, हम जो है अलग अलग करेंगे, एक को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल करेंगे, एक को जुडिशियल कैपिटल करेंगे, एक को लेजिस्लेटिव कैपिटल करेंगे, इस तरीके की बातें करी गई। ठीक है, चलो अब आपका आज का होमवर्क ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन सी कैपिटल जो है वो जुडिशियल करने की बात हुई थी, कौन सी एग्जीक्यूटिव की बात हुई थी, कौन सी लेजिस्लेटिव की बात हुई थी। तो फिर क्या होता कि भाई जो अमरावती में डेवलपमेंट था वो बेकार जाता। अब विशाखापट्टनम, कुरनूल में भी किसानों से ज़मीन लेके वहाँ डेवलपमेंट शुरू करते, फर्जी बहुत पैसे खर्च होने थे। तो ये 3 कैपिटल मॉडल अच्छा था अगर स्टार्टिंग से किया जाता, लेकिन अब आधे करने के बाद इसको करने की बात हो रही, इसलिए इस पर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चली हुई है। तो हाईकोर्ट में मैटर गया था, हाईकोर्ट ने कहा नहीं भाई एक बनाओ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है मैटर, रेड्डी साहब मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि कैसे भी 3 कैपिटल मॉडल जो है वो आ जाए फंक्शन में। तो देखते हैं। अब इसी समय एक और होमवर्क है आप लोगों का। आज आपका होमवर्क है कि भारत में कितने स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा कैपिटल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स हैव मोर देन 1 कैपिटल। ये आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा पैसेज वाला तो एक क्वेश्चन वहाँ पे उस पर भी फंस सकता है कि भाई किस में है, कितने में है, तो पता होना चाहिए। और करंट स्टेटस के हिसाब से बताना, पुराना नहीं। एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर एसटी नोटिफिकेशन फॉर हाथीज। तो देखिए अभी हाथीज कम्युनिटी ने डिमांड करी थी कि हमें एसटी में डाला जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे फंक्शन वर्क करते हुए इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गुज्जर कम्युनिटी है, जो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट में आती है, उनके द्वारा सॉरी एक सेकंड, द ओनली एसटी कम्युनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट गुज्जर्स, ठीक है। तो जो गुज्जर कम्युनिटी है वहाँ के अंदर, वो एसटी कैटेगरी के अंदर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो उनके द्वारा इसके अगेंस्ट में जो है वो एक मैसिव लेवल प्रोटेस्ट टाइप की चीज़ें देखी जा रही हैं कि भाई इनको क्यों डाला जा रहा है। तो ये वाली चीज़ उनका ऐसा कहना है कि भाई ये कम्युनिटी जो है ऑलरेडी बड़ी विकसित है और ये हम पे जुल्म करती है, हमें सप्रेस करती है, आप इनको भी इसमें डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। आजम खान डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम यूपी असेंबली आफ्टर कन्विक्शन। तो आजम खान है ये भाई, बहुत समय से इनको, तो जब से योगी जी आए हैं बिल्कुल इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। कर्म भी बहुत सारे इनके ऐसे थे, इन्होंने बहुत गंदे गंदे स्टेटमेंट्स मारे हुए हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो अभी इनको क्या हुआ है, सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड सेक्शन 505 सब क्लॉज 1 एंड 153 सब क्लॉज ए, सेक्शन 505 सब क्लॉज ए, सेक्शन 153 सब क्लॉज ए, सेक्शन 125 ऑफ आरपी एक्ट 1951 और ये आईपीसी में था। इनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी गई है, एमएलए का जो इनकी ये पोस्ट पे थे, और 2000 रुपये का फाइन भी लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 नेशन 1 पुलिस फॉर्म इज़ आइडियल, मोदी जी। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कभी कभी बड़ी अच्छी बात कर देते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल ये है। अब उनको भी किसी ने आइडिया पिच किया होगा, जो उनके आईएएस सेक्रेटरी और सब होते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी ये एक बात है। देखो हमारे देश में ना पुलिस प्रशासन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, पर अब पुलिस यूनिफॉर्म देखो हर स्टेट की अलग है कि नहीं। आप जब कभी घूमने गए होगे बाहर, कभी आप साउथ साइड में जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे अलग तरीके की ड्रेस है, आप किसी और स्टेट में जाओगे आप अलग तरीके की ड्रेस देखोगे।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा है कि देखो पुलिस से जनता जो है ना वो सेफ फील करती है। अब आप बचपन से किसी एक यूनिफॉर्म के लिए यूज टू हो देखने के, और आपको पुलिस से आप वही कनेक्ट कर रहे हो। आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो घूमने, वहाँ पे आप दूसरे यूनिफॉर्म में पुलिस को दिखते हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अभी क्या जैसे कि ड्रेस है, तो हर स्टेट के लिए अलग अलग बंदा ड्रेस बना रहा होगा। गियर्स जो होते हैं, गियर्स मतलब जो भी इनके लिए इक्विपमेंट्स आते हैं, वो अलग अलग यूनिफॉर्म में सेट होने के लिए अलग अलग तरीके से आते होंगे। तो जब ये सारे पूरे इंडिया में एक कर दिया जाएगा, इससे तो कोई ये तो है नहीं कि स्टेट से पुलिस छीनी जा रही है, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करने की बात करी जा रही है। तो इस पे स्टेट्स को साथ आना चाहिए और इस बात पे अमल करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा आइडिया दिया हुआ है कि भाई इन्वेंट्री बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा लेवल पे अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे सारे पुलिस वालों को, क्योंकि फिर ज़्यादा खपत होगी ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, गियर्स अच्छे आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पे एक आइडिया पिच किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल अहेड ऑफ मेजर यूएस साउथ कोरिया एयर ड्रिल्स। बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी हैं। क्या होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, 1000 बार जान चुके हो, एक बार और जान लो। देखो भाई, ये जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बना के जाके टारगेट पर अटैक करती हैं, वो होती हैं क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। जो आपकी क्रूज मिसाइल होती हैं, वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाती हैं, फिर स्ट्रेट पाथ पकड़ती हैं, फिर टारगेट को हिट करती हैं। क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारे इंडिया में है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके अंदर रॉकेट इंजन होता है, तो उसमें फ्यूल फिट करके जितनी मतलब फ्यूल जितना होता है बस उतना ही रहता है। जब वो ऊपर जाता है तो फ्यूल फिर जब खत्म हो जाता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके वो टारगेट पे जाती है। क्रूज मिसाइल के अंदर जेट इंजन होता है, तो वो हवा से भी फ्यूल बनाता रहता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा स्पीड में जाता है और हाई जाने की जगह पे लो ट्रजेक्ट्री में जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो रडार के पकड़ में जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि भाई जब हाई एल्टीट्यूड से जा रही हैं तो जल्दी पकड़ में आएंगी। इसका जब लो एल्टीट्यूड है तो नहीं पकड़ में आएंगी। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। इलन मस्क फायर्स टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्विटर। आपने सुन ही लिया होगा कि नाउ इलन मस्क बिकेम ट्विटर्स ओनर, और उन्होंने आते से ही जो हैं कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे ट्विटर के, जिसमें कि पराग अग्रवाल, CFO नेट सेगल एंड लीगल अफेयर्स पॉलिसी चीफ विजय गड्डे। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पता होना चाहिए, बस इनको फायर कर दिया, बोला कि भाई मुझे लोग पसंद नहीं थे, इन्होंने जब मैं खरीद रहा था तो कुछ उल्टी उल्टी बातें बताई थी। इस तरीके की बातें इन्होंने करी हैं, अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का अच्छा सा सेशन। एलोन मस्क फायर्स टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्विटर, नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल अहेड ऑफ मेजर US साउथ कोरिया एयर ड्रिल्स, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज आइडियल, आजम खान डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम UP असेंबली आफ्टर कन्विक्शन, एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर ST नोटिफिकेशन फ्रॉम हाथीज, 3 कैपिटल मॉडल हमने डिटेल में देखा है, प्रैग्मेटिक इन पिकिंग YJ एज कैपिटल जगन मोहन रेड्डी साहब, UAPA गिवन इम्पिटियस टू फाइट अगेंस्ट टेरर मोदी जी। फिर हमने ये वाली यहाँ पे न्यूज़ देखी है रिगार्डिंग जो अभी घटना घटी है कोयम्बटूर के अंदर। देन हमने यहाँ पे एक COP 26 के बारे में जाना, COP 27 के बारे में जाना, COP 28 के बारे में भी जाना, COP क्या होता है हमने उसके बारे में भी जाना, ठीक है। तो भाई यही सब जानना था, और क्या जानना था, बस इतना ही जानना रहता है। एक मैंने ना आपके लिए वोकेबलरी के लिए एक वर्ड ऐड किया था, अब मुझे जो है ना वो वर्ड दिख नहीं रहा है, तो अब मैं इस पर क्या ही बताऊँ आपको। वो मैंने सोचा था आप लोगों के लिए काम में आएगा, इसलिए उसको ऐड कर देते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट वर्ड राइट नाउ। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज लेट्स एंड दिस सेशन। और भाई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, आपके एग्ज़ाम सब बिल्कुल पास में आ चुके हैं, तो थोड़ा पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ज़रूरी है, नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। चलो, ये वोकैब का वर्ड मिल गया है, अब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो आप लोग इंग्लिश वाले हो देख लेना। इसका मीनिंग होता है बर्न्ड ब्लैक बाय फायर, मतलब कोई चीज़ जल के राख हो जाती है, तो शेरेड बोलते होंगे आई थिंक इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन आई थिंक यही होगा। तो ये आपके लिए मैंने वोकैब के लिए ऐड किया था, ठीक है। चलो, दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम पास में है, गिव योर 100%। ये समय वापस नहीं आने वाला है, और समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आपके लिए भी नहीं रुकेगा। आज आपके पक्ष में है, आज आपके पक्ष में नहीं है तो कल आपके पक्ष में होगा, और अगर आज आपके पक्ष में है तो कल आपके पक्ष में नहीं भी होगा। तो ओनली थिंग यू कैन डू इज़ बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़, और वो एक प्रॉपर स्केल लेवल पे करते हुए चलो, सेम चीज़ रिपीट करते हुए चलो, दैट्स इट। कंसिस्टेंट रहो अपना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।